नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो में आप दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज शो के सेंटर में यूपी में मथुरा पर छिड़ी है महाभारत। पिछले 3-4 दिनों से मथुरा को लेकर खबर मिल रही थी। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के मामले में तूल अब पकड़ लिया है मथुरा के इशू ने। मथुरा में हुआ क्या वो आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। मथुरा में तैयारी क्या है वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की टॉप 3 हेडलाइंस। कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार ने सख्त फैसला लिया है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगी रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी गई है। देश भर में एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी कर दिया गया है। उसके बाद अगर आरटी-पीसीआर नेगेटिव होगा तो लोग 7 दिन का होम क्वारंटाइन करेंगे और अगर पॉजिटिव होगा तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की भी बात है। खबर नंबर 2, ममता बनर्जी ने शरद पवार से मिलने के बाद 2 टूक कह दिया कि वो यूपीए में नहीं है। उन्होंने बीजेपी की टीआरपी हाई होने की वजह कांग्रेस को बताया। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने जवाब दिया और कहा कि बिना कांग्रेस बीजेपी को हराना असंभव जैसा है। तो जंग छिड़ गई है ओरिजिनल कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस के बीच में। कौन बनेगा ओरिजिनल कांग्रेस, इस बात की लड़ाई है। खबर नंबर 3, आंदोलन जो चल रहा है किसानों का, उस आंदोलन में 700 किसानों की मौत के दावे पर केंद्र सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि उनके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि 700 जो किसान हैं वो दंगों या आंदोलन की वजह से मिले। इसलिए मुआवजे का फिलहाल कोई भी आंकड़ा सरकार के पास अवेलेबल नहीं है। किसान संगठनों ने कहा है कि फिलहाल आंदोलन छोड़कर उनके चले जाने की खबर भी अफवाह है। तो ये मामला सुलझ रहा है नहीं सुलझ रहा है, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। दर्शकों, मैंने शो की शुरुआत में आपको बताया था कि आज यूपी चुनाव से ठीक पहले मथुरा को लेकर छिड़ी नई महाभारत के मतलब क्या है वो समझेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले आप जाने कि मथुरा में हुआ क्या है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझें। अब जो हो रहा है उसे मथुरा में वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। समझ लिया कि मथुरा में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 29 नवंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त दल के प्रमुख राजेश मणि त्रिपाठी ने संकल्प यात्रा के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी। ये 29 नवंबर को हुआ। मथुरा के एसपी के हवाले से ये खबर मिल रही है कि 6 दिसंबर को पद यात्रा निकालकर जल अभिषेक करना चाहते थे। ये विवादित स्थान है मथुरा का और 30 नवंबर को जिला प्रशासन ने अनुमति देने से साफ मना कर दिया। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों को यात्रा में शामिल होने को कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि शायद ये यात्रा को तूल देने का एक मकसद है वहां पर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज का। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मथुरा में फ्लैग मार्च निकाला गया है और मथुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसका मतलब है कि 144 का मतलब है 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हो ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सारे स्टेप्स उठाए हैं और सीआरपीएफ के अधिकारियों की तरफ से भी कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थी, उसे भी एड्रेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि 6 दिसंबर भी आ रहा है और आपको पता है 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद जिस दिन तोड़ी गई थी उस दिन का ये दिन है और यहाँ पर कोई भी ऐसी बात ना हो, इसको लेके प्रशासन वहां पर बहुत सख्त कदम उठाए हुए हैं। तो ये तो प्रशासनिक बातें हैं। मथुरा पर आज यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य ने क्या ट्वीट किया, आइए उसे देखते हैं। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है।
अब इस पर बवाल मचा हुआ है क्योंकि इस पर सीधे सीधे हमला किया है अखिलेश यादव ने। डिप्टी सीएम मौर्य के बयान के बाद हमने अखिलेश यादव से जब पूछा कि इसका मतलब क्या है, उनका जवाब भी आइए सुन लेते हैं। जिनकी जिम्मेदारी ये थी किसानों की आय दोगुनी करने की, जिन्होंने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि हम नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे, जो लोग ये काम नहीं कर पाए हैं, डीजल पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि गरीब की जेब से पैसा लेकर के अमीर की तिजोरी भरनी है। तो इनका जब जवाब नहीं है तभी जानबूझ करके सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि जिनके पास मुद्दा नहीं है मथुरा काशी कर रहे हैं। सवाल बीजेपी पर तो है ही, लेकिन अखिलेश यादव पर भी तो है कि वो विकास के पिच पर क्यों नहीं इलेक्शन कैंपेन करना चाहते। यूपी चुनाव में जिन्ना को कौन लाया, चिलमजीवी जैसे शब्द किसने कहे, परिवारवाद के नाम पर पर्सनल अटैक कौन कर रहा है। इसलिए तलवारें दोनों तरफ से खींची जा रही हैं। इसमें नया बैटल ग्राउंड मथुरा बन गया है। इसी पर आज सवाल पब्लिक का शो है और आज सवाल यह है जो पब्लिक पूछ रही है कि यूपी चुनाव में अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी, इसका क्या मतलब है। सवाल नंबर 2, पहले जिन्ना फिर परिवार के बाद अब मथुरा मुद्दा बनेगा क्या। और सवाल नंबर 3, यूपी की लड़ाई में विकास का मुद्दा कहां गया। आज जनता यही सवाल पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वारिस पठान, एआईएमआईएम लीडर, सुधींद्र भदौरिया, बीएसपी लीडर, हमारे साथ तहसीन पूनावाला हैं और घनश्याम तिवारी समाजवादी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है गौरव भाटिया के पास। गौरव भाटिया जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं। और गौरव भाटिया, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि विकास मुद्दा क्यों नहीं बन सकता चुनाव का। क्यों मथुरा के बारे में इस तरह से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ट्वीट करते हैं जिससे एक कम्युनल टेंशन जो बना हुआ है वो थोड़ा और संगीन हो जाए और इस तरह के वहां पर आप हालात क्रिएट कर दें कि कुछ भी हो सकता है। 6 दिसंबर भी आने वाली है, तो क्यों विकास के रास्ते से इलेक्शन जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल है क्या। नाविका जी, सबसे पहले तो विकास की ही बात करते हैं। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है वो विकास है, रायबरेली गोरखपुर में एम्स आता है वो विकास है, जब बात होती है शिलान्यास की जेवर एयरपोर्ट में वो विकास है। लेकिन आपने कहा कि एकदम से माहौल खराब हो जाए। मैंने पढ़ा केशव प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट। उन्होंने केवल इतना लिखा है, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। मतलब एक हिंदू अगर ये लिख दे कि मथुरा की तैयारी है तो उससे सौहार्द बिगड़ जाता है। लेकिन सपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम रोज आए, सपा बोले जिन्ना 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 जिन्ना, एआईएमआईएम बोले हम डिप्टी मुख्यमंत्री मुसलमान देंगे, कांग्रेस बोले हिंदुत्व का मतलब बोको हरम और आईसिस है, राहुल गांधी कहे कि हिंदुत्व कहता है कि सिखों को मुसलमानों को मारो, तो सौहार्द नहीं बिगड़ता है। अगर एक हिंदू अपने ईश्वर को याद कर ले तो सौहार्द बिगड़ जाता है। और तीसरी बात मैं बता दूं, ये 5.5 मुख्यमंत्री वाली सरकार नहीं है। वो जो आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते थे, जिनके समय में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, ये सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, जिन्होंने दिखाया कि वर्दी की ताकत क्या होती है। भैंस ढूंढने के लिए नहीं आजम खां की, बल्कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को जेल में डालने के लिए है। और आप देखेंगी, जैसे आपने बताया, धारा 144 लगी हुई है। सबको कानून का पालन करना होगा, न्याय संगत तरीके से अपनी बात रखेंगे, लेकिन कानून को कोई भी तोड़ नहीं सकता, अपने हाथ में ले नहीं सकता। तो घनश्याम तिवारी जी, अगर एक उंगली उठती है बीजेपी की तरफ जैसे अखिलेश यादव जी ने आज उठाई है, तो बाकी जो 3 उंगलियां हैं वो तो आपकी तरफ भी उठती हैं, क्योंकि जिन्ना को किसने याद किया।
आज इतना पर्सनल अटैक किसने किया कि जिनके परिवार नहीं है वो क्या समझेंगे दर्द क्या होता है? ये कहने की जरूरत है क्या? क्या हम मुद्दों से भटक रहे हैं? क्या विकास या लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं है? क्या हम इसी चीज पर जाएंगे कि पर्सनली किसको हम क्या कह सकते हैं और किस तरह से हम किसी न किसी तरीके से एक पोलराइजेशन कर दें, ध्रुवीकरण कर दें पूरे चुनाव का? सवाल दोनों तरफ से हैं। ताली एक हाथ से तो बजती है नहीं। तो अगर एक तरफ जिन्ना होगा तो दूसरा तरफ अगर मथुरा कह देता है तो इतनी दर्द क्यों? सवाल पूछ रहे हैं गौरव भाटिया जी आपसे, जवाब दीजिए। नमस्कार नविका जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिनको अक्सर स्टूल मंत्री भी कहा गया है, मजाक नहीं सही, उनके किसी बयान पर, उनके किसी काम पर हमने, आपने, गौरव जी ने बहस की हो तो आप बताइए। एक इनसिक्योर उप मुख्यमंत्री, जिनको अपने ही सरकार में उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी स्टूल से ज्यादा अहमियत नहीं मिली, आज अगर किसी बयान को लेके लाइमलाइट बटोरना चाहता है तो बटोरे। बट जैसा गौरव भाटिया के बयान से भी स्पष्ट है कि उनके पास न उप मुख्यमंत्री के पास एजेंडा है, न गौरव को पता है कि एजेंडा होने वाला है नहीं होने वाला है, न मुख्यमंत्री को पता है। पिछले 6 महीने से ये सारे लोग, अब की बार योगी सरकार का झुंझुना और पोस्टर दिल्ली में आपने देखा होगा, कर्नाटक में क्या हुआ, उनसे अंडमान में भी लगाया हो, लेकिन ये घूम रहे थे कि सबसे योगी सरकार मैं जान देश नंबर 1। नीति आयोग की रिपोर्ट ने इनकी धज्जियां उड़ा दी। वो छोड़िए, स्वयं अमित शाह ने इनकी धज्जियां उड़ा दी जब उन्होंने कहा कि ये सब छोड़िए, बकवास है, आदित्यनाथ की जैसे नेता के ऊपर दाव लगाना बकवास है। 2024 में मोदी को जिताना है तो 2022 में बीजेपी को जिताओ। भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल में आदित्यनाथ के इतने ज्यादा इश्तेहार देने के बाद इनकी सारी सरकार बकवास दिखाई दे रही है, इनके अपने नेताओं को बकवास दिखाई दे रही है। इसीलिए ये जैसे अंधेरे में ये लोग तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा दाव लग जाए, तीर चलाते रहे। उत्तर प्रदेश का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक किसी और भी बयान की बात है, उस बयान से लेकर के आज तक सिर्फ मीडिया के कुछ तबकों में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, चाहे वो अमित शाह हो, आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, यही लोग जिन्ना गन्ना इस तरह के बयान दे रहे हैं। हम तो सीधे बात कर रहे हैं कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं कि पेपर लीक हुए? हम सीधे पूछ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि महंगाई बढ़ी हुई है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि किसान को रौंदने वाले आज ये सत्ता के शीर्ष स्थान पर है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? तो आप जिन्ना पर जवाब दीजिए ना। जिन्ना को कौन बीच में लाया था? जिन्ना को किसने लाया था बीच में? जवाब तो मैंने दे दिया। एक बात है, एक बात कही गई, उसके बाद चिरंजीवी कौन कह रहा था कि प्रतिदिन कोई उसका झुंझुना लेके मीडिया में जाने लगे तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अंतिम बात पे आता हूँ, पर्सनल अटैक वाली बात, जो जान, खानदान, इस तरह की बातें करने वाले लोग, सीधी सी बात है। आप एक ऐसा क्लिप दिखा दीजिए 2017 में जब बच्चों की जाने गई तो किस तरीके से आदित्यनाथ की सरकार निष्ठुर होकर के निर्दयता से पेरेंट्स के साथ बात कर रही थी। डॉक्टर को जेल में डाल दिया, एक मंत्री ने कह दिया अगस्त में बच्चे मरते हैं। पर वो तो मुद्दा नहीं उठाया। मुद्दा तो आप दूसरा उठा रहे हैं। तो सुधींद्र भदौरिया जी, ध्रुवीकरण चुनाव का कौन कर रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? देखिए, इसको आप अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखिएगा तो पिछले 3 दशक में जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, तो उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम के अपने आप को मुल्ला मुलायम कहलाया और मुल्ला मुलायम कह कह के उन्होंने खुद ये काम करने का काम किया। दूसरी तरफ अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली, उन्होंने जो कृत्य किया वो भी पूरे देश ने देखा। और जो कांड मान लीजिए गोधरा में हुआ तो फिर मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। ये दोनों दल केवल, इनके पास कोई भी सकारात्मक विकास का काम नहीं है। विकास का काम, ये आप जानती हैं कि जो बहन मायावती जी का शासन था, मीडिया हमको दिखाए या ना दिखाए इसकी हमको परवाह नहीं, हम जानते हैं और हम जनता के बीच में हैं। हमने ये दिखाया कि हम विकास करके 9% उत्तर प्रदेश के विकास दर को ले गए। हमने ये भी दिखाया कि जेवर एयरपोर्ट की रूपरेखा हमने रखी। हमने ये भी दिखाया कि हमने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया। हमने ये भी दिखाया कि तमाम स्वास्थ्य संस्थान और शिक्षण संस्थान बनाए। पर ये क्या है कि जब चुनाव आता है तो मुल्ला मुलायम से लेके जिन्ना तक का नारा देते हैं और ये लोग भी कहीं ना कहीं धार्मिक भाजपा
भी टकराव पैदा करना चाहती है। ये दोनों मिलकर ये सोच रहे हैं कि हम वोटों का ध्रुवीकरण करें, पर होने वाला नहीं है इस बार दलित, मुस्लिम और जितने भी अल्पसंख्यक और गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो जानती हैं कि जब सपा की सरकार बनती है तो कहते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाया करती है बलात्कार में, और इनके यहाँ हाथरस से लेके जिस प्रकार के कांड हो रहे हैं आजमगढ़ में, इससे पता चलता है कि दोनों ही लोगों के सामने जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो लोगों को न्याय भी मिलेगा, कानून व्यवस्था भी होगा और विकास भी होगा। इसलिए तो आपको दोनों तरफ से, उधर ममता जी लगी हुई है कि सारा विपक्ष साथ हो जाए कांग्रेस को छोड़कर, इधर आप विपक्ष के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है जो बीजेपी को हराएगा? इसकी अभी साइंटिफिक रिसर्च चल रही है। लेकिन मैं वारिस पठान जी से पूछना चाहती हूँ। वारिस पठान जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कितनी सीटें आएंगी? अब तो समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि मुसलमान हैं हमारे साथ, ओवैसी जी की हमें जरूरत नहीं है, तो जाएंगे कहां? राजभर भी भाग गए अखिलेश जी के पास। मैं आज की इस डिबेट को दो हिस्सों के अंदर करूंगा। सबसे पहले तो आज आपका मुद्दा था, उसके ऊपर बात करूंगा। जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है और मैं इस बयान का पूरी तरह खंडन करता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य ने संविधान की शपथ ली और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनको इस तरह से काशी मथुरा का मुद्दा लाना ये सरासर संविधान के खिलाफ है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है, जिसको पार्लियामेंट में इनेक्ट किया था, ये उसके भी टोटल खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का जो अच्छा शांत वातावरण है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूपी चुनाव के बिना ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? इसका वजह भी है ना नाविका जी, इनके पास कोई मुद्दे कहां बचे? योगी से सवाल करने के 5 साल में वारिस पठान जी, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, ओवैसी जी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खाई है, उन्होंने भी खाई थी और उन्होंने भी कहा था कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए। वो धर्म की बात नहीं थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी। इनकी बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया क्या ओवैसी जी ने? नाविका जी सब बोल रहे थे, आप कितना शांति से सुन रहे थे, थोड़ा मेरे को भी सुन लो, थोड़ा नहीं, पर आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जब आप कहते हैं कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिर्फ मुसलमान ही होना चाहिए, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बात है? ये शपथ लिए हुए इंसान को कहना चाहिए। किस संदर्भ में कहा था हमने, आपको पता है? अगर वारिस पठान ये बोल रहा है कि डेप्यूटी सीएम या लीडर बनना चाहिए मुसलमानों को भी, तो किस संदर्भ में कहा था? मैं आपको संदर्भ बताता हूं, क्योंकि आपने सवाल किया तो आपको भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इस बात का। नविका जी, हमने ये कहा कि जाटों का नेता है, यादवों का नेता है, दलितों का नेता है, क्या मुसलमानों का कोई नेता है उत्तर प्रदेश में? नहीं है। समाजवादी पार्टी में तो एक थे आजम खान, आज उनका अता पता ठिकाना नहीं है, इन्होंने उनको कॉर्नर में डाल दिया। तो हमने ये कहा कि अगर 7% वाला यादव चीफ मिनिस्टर बन सकता है, 19% वाले वोट देके उसको चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, तो क्या 19% में कोई ऐसे मुसलमान नहीं है जो डिप्टी सीएम या मिनिस्टर बन सके? तो क्या ये ध्रुवीकरण है? हमने बताया लोगों को आंकड़े के साथ, आंकड़े तो है ना कि आज 19-20% मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, जिनका क्या हुआ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बताइए? इतने वर्षों से सिर्फ दरी बिछाई, लोग आए रमजान में उनको खजूर खिलाई, बाद में यही लोग तथाकथित सेक्युलर पार्टी वाले आए, मुसलमानों को टोपी पहनाया, चले गए, कोई उनके पास ये नहीं था। अब हम जा रहे हैं वहां पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, मुसलमानों को उनका हिस्सा दिलाने। हमको भी हमारा हिस्सा चाहिए ना उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के अंदर नविका जी, क्योंकि देखा ये गया है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के वहां पे लीडर होते हैं तो उनकी कौम का भी काम होता है। कोई आवाज उठाने वाला तो चाहिए ना, कोई आवाज उठाने वाला चाहिए विधानसभा में जाके मुसलमानों की तरफ से भी उठाने जा रहे हैं, सेक्युलर बातें कर रहे हैं। वारिस पठान ये संविधान की बातें कर रहे हैं, ये कौन सा संविधान पढ़ रहे हैं? गौरव भाटिया जी बता दीजिए, वारिस पठान को बता दीजिए किस संविधान में लिखा हुआ है कि एक कौम की नुमाइंदगी वही कर सकता है जो उस कौम से हो, दूसरा कोई कर नहीं सकता। नहीं किया ना, नाविका जी, मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बताओ। चलो गौरव भाटिया, आप तो यूपी से आते हो, लखनऊ के अंदर आप रहते हो, बताइए किधर है? आज भी अरे कमेटियों का रिपोर्ट ये दर्शाता है कि मुसलमान सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। वारिस भैया को शांत तो कराइए।
किसी ने कुछ किया वारिस भाई, नहीं। अच्छा ऐसे वारिस चलेगा। वारिस भाई, गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए मुझे जवाब दीजिए। उनका भी हक है बोलने का। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपको। जी गौरव भाटिया जी। नाविका जी, आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया, मैं तो दंग रह गया हूं। आपने कहा किस संविधान की शपथ ली है? नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी ने तो भारत के संविधान की ली है, पंथ निरपेक्षता। ओवैसी जी ने तो पाकिस्तान के संविधान की ली है। वो कहता है इस्लामिक मुल्क बनना है, और इसीलिए ये लोग खुली चुनौती देते हैं कि डिप्टी सीएम हर साल 4-5 बदलेंगे और मुसलमान को लाएंगे, 25 तो ये डिप्टी सीएम बना देंगे। अब भैया बीच में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान की शपथ है। वारिस भाई, अच्छा नहीं लगेगा। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अच्छा, गणपति बप्पा भी भाग जाएंगे आप एक साल के लिए, मैं नहीं चाहता हूँ। आप अच्छे लगते हैं मुझे भाई। पेट्रोल डीजल जिंदाबाद, बढ़ती महंगाई जिंदाबाद। वही पेट्रोल डीजल से ही आग लगाएंगे लोग आप लोगों को। चिंता ना करिए, आपकी जो ये सांप्रदायिक राजनीति है ना, वो पेट्रोल डीजल देखेंगे। इस तरह की भड़काऊ बातें ना कहें, नहीं तो हमें भी लोग शामिल कर देंगे आपके इस पूरे झगड़े में। हमें धर्मनिरपेक्ष रहने दीजिए, हमें धर्मनिरपेक्ष रहने दीजिए। मैं सिर्फ पूछ रही हूं कि जो लोग संविधान की शपथ खाते हैं तो वो क्या ये कहते हैं कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा? जो संविधान की शपथ खाते हैं वो क्या सिर्फ ये कहते हैं कि कौम का आदमी ही कौम की रक्षा कर सकता है? इसका जवाब चाहिए मुझे, और मुझे जवाब सिर्फ राजनीतिक तौर पे नहीं चाहिए। मुझे इस पे एक मॉरल क्वेश्चन है ये। देखिए नाविका जी, मैं आपको एक बात बताऊं, संविधान को तार सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। जो कानून पार्लियामेंट में पास होता है, सीए की बात उत्तर प्रदेश में आके उठाते हैं। क्या उन्होंने बिल वहां नहीं फाड़ा था? क्या हमने ये दृश्य नहीं देखा? अब अकबरुद्दीन ओवैसी पे आते हैं। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था, वो भी एमएलए है, संविधान की शपथ ली है, उन्होंने कहा था कि भैया 10 मिनट के लिए पुलिस हटाओ और हम मजा चका देंगे। अब ये वारिस पठान यहां बैठे हैं, देखिए मासूम कितने लग रहे हैं, लेकिन इतने मासूम है नहीं। इन्होंने कहा था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, कहा था कि नहीं? ये भी रहे हैं एमएलए, मेरी जानकारी अगर दुरुस्त है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, सपा को जिन्ना में विकास दिखता है, ओवैसी को सीएए में विकास दिखता है, और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता का उत्थान हो, इसमें जो है विकास दिखता है। ये फर्क है, और इसीलिए हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेसवे की, हम लोग हॉस्पिटल की बात करते हैं, हम लोग किसानों के जो है उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने की बात करते हैं, और ये यहां जहर फैलाते हैं। और अंत कर रहा हूं इस बात से, एक बात सुभाष चंद्र जी ने कही थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूं। अखिलेश यादव कहते हैं तुम मुझे सत्ता दो मैं तुम्हें आजम खां की भैंसें दूंगा, गायत्री प्रजापति का बलात्कार दूंगा, मुजफ्फरनगर के दंगे दूंगा, बस तुम मुझे सत्ता तो दे दो। ये है अखिलेश यादव, हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी कि पब्लिक आज सवाल पूछ रही है, अगर संदर्भ हमें बताया जा रहा है वारिस पठान जी द्वारा कि किस संदर्भ में ओवैसी जी ने कहा था उन्हें चाहिए था कि मुसलमानों का भी एक नेता हो, बाकी सबको अपने नेता मिल गए, मुसलमानों को नेता नहीं मिला, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, तो संदर्भ देख लीजिए आप केशव मौर्य का भी। कम से कम ट्वीट में ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने सिर्फ ये कहा है मान्यता है हिंदुओं की, काशी में भी है, अयोध्या में भी है, श्री राम में भी है, श्री कृष्ण में भी है, तो संदर्भ वहां भी देख लीजिए। और वहां पर जो परमिशन देनी थी वो तो नहीं दी ना, शासन ने वहां नहीं दी, प्रशासन ने, तो वहां पे पूरी एहतियात बरती जा रही है, 144 लगा हुआ है। लेकिन और मैं विजुअल दिखाना चाहती हूं, फ्लैग मार्च हो रहे हैं वहां पे, कोई हल्के से नहीं ले रहा वहां सिचुएशन को, और प्रशासन एकदम इस वक्त जागरूक है और सचेत है और अपनी पूरी जिम्मेदारी समझ रही है।
तो उस ट्वीट को क्यों इस तरह से देखा जा रहा है कि वो ध्रुवीकरण कर रहा है? संदर्भ देख लीजिए। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, धर्मवीर राजस्थान से पूछ रहे हैं, मंदिर बनने के पश्चात अब देश की सारी विपक्षी नेता बोल रहे थे कि श्री राम सबके हैं, लेकिन विपक्ष अभी से बता दे कि श्री कृष्ण सबके हैं या नहीं। लोग भी पूछना चाहते हैं कि जनेऊ निकल जाता है आपका कभी कभी, तो अब ये बता दीजिए कृष्ण जी में आपकी आस्था है कि नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, थोड़ा सा लंबा था, इसलिए मैं आपसे इजाजत लेकर थोड़ा सा लंबा जवाब दूंगा। एमआईएम और भाजपा बात करेगी ताज की, हम बात करेंगे आज की। ये बात करेगी हिंदू मुसलमान की, हम बात करेंगे इंसान की। ये बात करेंगे पाकिस्तान की, हम बात करेंगे भारत के संविधान की। क्योंकि ध्रुवीकरण करते भाजपा और एमआईएम, जो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिना मोहन भागवत ओवैसी नहीं हो सकते, बिना ओवैसी मोहन भागवत नहीं हो सकते। एक ही सिक्के के दो पहलू है। ध्रुवीकरण करते इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा होता है। इसलिए हम वर्तमान में बात करेंगे भारत की प्रगति की। मैम, आप ही का रिपोर्ट था, पहली बार भारत की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आप ही का रिपोर्ट था हाथरस में लड़ाई के लिए, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था, किस तरह से हाथरस में उस बेचारी लड़की का गैंग रेप हुआ था और डीजी उत्तर प्रदेश ने कहा था उसका रेप नहीं हुआ था। सोनभद्र में किस तरह से मासूमों को कुचला गया था और अजय मिश्रा तेनी के गुंडों ने किस तरह किसानों पर गाड़ी चलाई, जिसके खिलाफ सबसे पहला ट्वीट, उस वीडियो को मैंने रिलीज किया, मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन हुई। वो किसान क्या भगवान श्री कृष्ण के बच्चे नहीं थे? वो हाथरस की लड़की क्या भगवान श्री राम की बेटी नहीं थी? ये राम के नाम पे वोट लेते, भगवान कृष्ण के नाम पे वोटते हैं। ये लोग राम के नाम पे, कृष्णा के नाम पे और अल्लाह के नाम पे ठगने वाले लोग हैं। दोनों एमआईएम और गौरव भाटिया। मैं वारिस भाई से नहीं तो राजस्थान के कोई आपने इस तरह के बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, खबरें सुनी है या नहीं सुनी है? बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल सुनिए। हाँ, तो वहां पे तो आपने कोई केस नहीं किया कि औरतें, वहां की औरतें नहीं है, वहां की लड़कियां नहीं है। तहसीन पूनावाला, इसीलिए सवाल पूछ रही हूं क्योंकि हर चीज को राजनीतिक चश्मों से देखना क्या जरूरी है, ये पूछ रही हूं। राजनीतिक चश्मों से नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब इस तरह के ट्वीट होते हैं उप मुख्यमंत्री द्वारा या वारिस पठान जी के पार्टी द्वारा, तो प्रश्न ये लाजिम है कि उठता है कि वारिस पठान भाई की पार्टी तेलंगाना में सारी सीटें क्यों नहीं लड़ती है? आप एक प्रश्न का जवाब या गौरव भाई दे दे और वारिस पठान भाई दे दे, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड ओवैसी साहब ने कहा है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कह रहा हूं कि जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत है वहां ओवैसी साहब को इजाजत नहीं मिलती स्पीच देने की। लेकिन कम्युनली पोलराइजिंग स्पीच भाजपा के राज्यों में क्यों देते ये लोग, जिससे ध्रुवीकरण होता है? इससे साफ पता चलता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, भाजपा और एमआईएम। और क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी है मैच फिक्सिंग, यहाँ पे हो रहा है इलेक्शन फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग कह रहे हैं गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, यूपीए और कांग्रेस का तो ये हाल है। ममता बनर्जी ने आज कह दिया यूपीए इज नो मोर, यूपीए इज डेड। और उनके बगल में कौन खड़ा था आपको मालूम है नाविका जी? शरद पवार जी, महावसूली अघाड़ी के नेता खड़े हैं बगल में, और ममता बनर्जी कह रही है कि आपका क्रियाक्रम हो गया। भैया, आप उनकी चिंता करिए। दूसरी बात, कांग्रेस का वजूद उत्तर प्रदेश में है नहीं। नोटा के साथ इनकी जो है प्रतिद्वंदिता है और इनकी एक सीट वहां नहीं आने वाली। और चुनौती देता हूं, यहां पे हमारे पूनावाला दोस्त बैठे हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी से कहिएगा चुनाव लड़ लें, जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे कोई कॉन्स्टिट्युएंसी ले। और चौथी बात, सोनिया गांधी जी जहां आपको दिखाई दे उनसे कहिएगा 2 साल से रायबरेली नहीं गई हैं, वहां जाएं। और राजस्थान की एक बात बताऊं, देश में सबसे ज्यादा बलात्कार कहां है आपको पता है? 1/3 जनसंख्या है राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश का दुगना जो है बलात्कार है वहां पे। सोचिए, 6 गुना रेट है ज्यादा, लेकिन कभी वहां पे प्रियंका वाड्रा नहीं जाती। और अंत में बेरोजगारी की ये हालत है नाविका जी कि युवक राजस्थान से लखनऊ आ गए कि प्रियंका वाड्रा यहां मिलती है, पता चला है, हम यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, हमसे कम से कम मिल लें। लेकिन प्रियंका वाड्रा जी आ नहीं रहे, राहुल गांधी जी आ नहीं रहे, क्योंकि दे आर नो मोर। नो मोर नहीं कहना चाहिए। मैं जवाब दे देता हूं। जीवित लोग हैं, जवाब दीजिए। अरे ये हमने नहीं कहा नाविका जी, आप नाराज हो रही है। हमने थोड़ी ना कहा, ममता जी ने कहा है।
और शरद पवार जी सर हिला रहे थे, हाँ नो मोर नो मोर। कोई बात नहीं गौरव जी, यूपीए आप नो इतना- मोर कहा था, प्रियंका और राहुल गांधी जी पे नहीं कहा था। पर कोई तहसीन बात नहीं जी, मैं जवाब दे देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ, नहीं अच्छी बात है। गौरव भाई क्या है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या आजकल ध्यान नहीं रखते हैं वो, इसलिए उन्होंने शायद पार्लियामेंट में सोनिया जी को देखा नहीं। अरे उनकी गलती नहीं, जो नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में जाते नहीं ना, अमित शाह जी जाते, उन्हें क्या पता पार्लियामेंट कैसा चलता है। पार्लियामेंट में मीडिया को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। मैम आप सर, आपने पूछा था सोनिया जी, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना, आपने पूछा कि हाँ आदर पूनावाला ने बनाया थी, आपके कान थोड़े से खराब हो गए। नहीं आपने पूछा सोनिया जी दिख जाए कहीं, तो मैं आपको बताता हूं, आज भी नहीं, रायबरेली की बात की थी। मैं आपको एक्सर्ट भेज दूंगी, तहसीन पूनावाला, मैं आपको एक्सर्ट भेज दूंगी। उन्होंने रायबरेली कहा था, तहसीन पूनावाला, एक मिनट, मैं आपको एक्सर्ट भेज दूंगी। एक्सर्ट निकल भी रहा है, नहीं तो फजूल में जो यहाँ पे कहा गया उसी पे लाइट डिटेक्टर टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आज जनता पूछ रही है, और जयप्रसाद झा दरभंगा से, एक मिनट, दरभंगा से जयप्रसाद झा पूछ रही है मोदी जी क्यों नहीं आते, क्यों घबराते, मीडिया को क्यों बाहर कर दिया पार्लियामेंट से, मीडिया को क्यों बाहर कर दिया? मीडिया पूरी अंदर है, मीडिया अंदर है, हमारे सारे रिपोर्टर अंदर हैं। हमारी इतनी चिंता ना करें तहसीन पूनावाला जी, हमारे साथ चलना हो किसी दिन ज्वाइन कर लीजिए किसी मीडिया हाउस को, आप भी अंदर जा पाएंगे। हमारे सारे रिपोर्टर अंदर है, घबराइए मत, हमारी इतनी चिंता मत करिए। हम अंदर हैं और अंदर से ही खबरें ला रहे हैं। हमारे कम से कम 5 रिपोर्टर अंदर हैं। शायद आपके लिए विशेष परमिशन दिया होगा। नहीं, सब चैनल के वहां सब चैनल के लोग मिल रहे हैं। विशेष परमिशन अगर सब चैनलों के लिए है तो आपको शायद खबर ठीक नहीं है। लेकिन मैं फिर सवाल पूछना चाहती हूं। जयप्रसाद झा दरभंगा बिहार से पूछ रहे हैं, और उनका सवाल है सीधा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी से। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव का मथुरा पर क्या स्टैंड है, ये पूछ रहे हैं जयप्रसाद झा। क्या समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की मंदिर भव्य तरीके से बने? सवाल पूछ रहे हैं। 45 सेकंड का समय है आपके पास घनश्याम तिवारी जी, जवाब दे दीजिए जयप्रसाद झा को। देश में फेक हिंदू लीडर्स की एक ऐसी जमात है जिसको लगता है कि देश के लोगों में गुस्सा भड़का करके, इतिहास के किसी भी मुद्दे पर उनको लड़ा करके उनको वर्तमान से डिगाया जा सकता है। जब नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्यों में से है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स बैंगलोर का कहता है उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी राज्य है, जहां पर उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन पुलिस के अत्याचार के मामले आ रहे हैं, वहां पर ऐसे फेक हिंदू लीडर्स लगातार आपको इतिहास की तरफ मुंह मोड़ेंगे, क्योंकि उनके पास वर्तमान और भविष्य में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी वर्तमान और भविष्य की लड़ाई लड़ती है। कमाल है, 30 सेकंड में आपने बोल दिया अपनी बात, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं कहा कि आप भव्य मंदिर देखना चाहते हैं या नहीं। चलिए, आपकी मर्जी। जयप्रकाश पूछ रहे हैं एक सवाल जो वारिस पठान जी से है, और ये पूछ रहे हैं, मेरा सवाल वारिस पठान जी से ये है कि आपके नेता ओवैसी जी सदैव मुसलमानों की बात करें, टीपू सुल्तान जिन्ना की बात करें वो सही, केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की बात की तो वो कानून का उल्लंघन हो गया, संविधान के खिलाफ हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? वारिस पठान जी जवाब दीजिए। मैं जवाब देना चाहूँगा कि साहब जो सवाल किया उन्होंने शायद पढ़ा नहीं या सुना नहीं टीवी के ऊपर। जिन्ना समाजवादी पार्टी ने लाया था, हमने नहीं लाए हैं। हमने तो हमेशा से कहा है कि जिन्ना ने ही देश का बेड़ा गर्क किया है। हम तो जिन्ना की 2 नेशन थियरी को 1947 में ठुकरा दिए, और हम तो यह भी कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना है, वो चले गए। आज हम हमारे भारत विशाल देश में रह रहे हैं, बाय बर्थ एंड बाय चॉइस यहाँ रह रहे हैं, और टीवी पे डिबेट भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। नविका जी, मैं 2 बात करना चाहूंगा। उनके सवाल का जवाब तो हो गया। मैंने एक सवाल किया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन जो हुआ है उस पर, मगर गौरव भाटिया ने तो जवाब नहीं दिया। मगर आप जवाब दे दीजिए, आप तो वकालत कर रही हो केशव प्रसाद मौर्य की, तो शायद आपके पास ही जवाब मिल जाए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इरेक्टेड बाय द पार्लियामेंट का क्या मंशा था।
क्या मंशा था? क्या आज कोई वहां पे स्टे, एक नोटिस निकला है तो अच्छा, क्यों इस मैं तरह की उत्तर दे बयानबाजी दूं। किया है इन्होंने? क्यों देश का माहौल खराब करने की कोशिश किया है? मैं उत्तर क्यों इन लोगों देता ने एक वातावरण को खराब? अच्छा, आपने कहा कि वहां पे 144 लगाया है, सत्ता किसकी है वहां पे? यूपी में योगी की, भाजपा की। भाजपा ही अपने सरकार के अपनी ही सत्ता के राधिका जी, मैं अंदर उत्तर इस देना तरह का चाहता हूं। माहौल बिगाड़ के 144 लगा के क्या बताना चाहती है? क्या उत्तर प्रदेश के लोग बेवकूफ है? नहीं, सब समझते हैं आपकी चालबाजी। जवाब दो गौरव भाटिया, जवाब चाहिए। हाथरस पे गौरव जवाब दो, भाटिया जी जवाब लखीमपुर पे दीजिए। जवाब दो, 45 सेकंड बटकर खत्म में होते पेट्रोल, हैं। डीजल, आप गैस और को गौरव जवाब भाटिया दो। जी बात 45 नंबर दो। सेकंड में आपको जवाब बात देंगे। नंबर दो, आपने मेरी स्पीच मुझे बताई। कम से कम माफ आपने कर अकबर ओवैसी की दीजिए। स्पीच बताई। मैं डिग्री जरा के अनुराग बिना ठाकुर की वकालत स्पीच कर ही दिखा दो, नहीं देश के सकती। गद्दारों को मैं गोली देश मारो, के सालों को कानून भी के स्पीच बता खिलाफ दो। जा ही नहीं सकती। मुझे क्या, मुझे कहाँ राइट है वकालत तो करने मतलब का? वो तो बैरिस्टर बोलिया गए आप, ना। बैरिस्टर मतलब तो आपके केशव नेता प्रसाद हैं, बोलिया आप तो हैं। गए। मैं क्यों उन्होंने करूंगी उल्लंघन किसी की किया ना वकालत? जी। वकालत करनी है तो आप करिए, ओवैसी जी करेंगे या गौरव भाटिया जिनके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस है वो करेंगे? जवाब दीजिए गौरव आपने भाटिया तो जी। कहा ना कि हम लोग ही करते हैं। हाँ हाँ, देखिए नाविका जी, वारिस भाई बड़ा गुस्सा हो रहा जवाब है। दो। मैं उनको थोड़ा सा कानून भी बताता हूँ। वारिस भाई बीच में मत बोलो, अच्छा नहीं लगेगा। फिर 5,000 रुपए का पान खाना पड़ेगा, आवाज नहीं निकलेगी। बताइए, ऐसे थोड़ी ना होता है वारिस भाई। सुनिए वारिस भाई, आपने मुझसे कहा कि पार्लियामेंट में पास होकर ये कानून आया है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सीएए कहां की पार्लियामेंट में? भारत में ही हुआ था ना पास? असदुद्दीन ओवैसी उसी पार्लियामेंट में थे। ये आर्टिकल 370 को जो हटाया गया, तो ये भी हमारी ही पार्लियामेंट में हुआ था। इसको आप लोगों ने माना नहीं। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ना वारिस भाई, इसको चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में दी गई, क्योंकि सबसे ऊपर संविधान है, उसके नीचे कानून है, और नोटिस इशू हुआ। और मथुरा की जो हम बात कर रहे हैं, भगवान हमारे जो आराध्य हैं भगवान कृष्ण, उनकी जो है जन्मस्थली है, वहां मंदिर है। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह कह दिया कि मथुरा की तैयारी है, तो ये सांप्रदायिक हो गया। और आप पुलिस हटवाएं तो वो ठीक है, आप 15 करोड़ होके 100 करोड़ पे भारी है तो ठीक है, आप कुछ भी कहें वो ठीक है। हम अगर अपने आराध्य को याद कर लें तो हम लोग सांप्रदायिक हैं। वाह वाह वाह। बस समय ये 45 आपका सेकेंड, जो है। 45 सेकेंड अप हो गए। इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों नाविका उठा? जी, थैंक यू। एक्सप्रेस से शुरू होता है, एयरपोर्ट की तरफ निकलता है, स्कीम्स का हवाला दिया जाता है कि हमने ये परियोजना की थी, ये योजना की थी, लेकिन अंत में सब कुछ आ जाता है और टिक जाता है इस बात पे कि कौन जिन्ना के पास है और कौन चिलमजीवी है और कौन दूसरी तरफ अयोध्या या काशी या मथुरा का सपोर्टर है। मैं पूछना चाहती हूं कि भारत में भावुक हैं लोग, धर्म मानते हैं, पर क्या रोटी कपड़ा मकान इन मसलों से ज्यादा धर्म जरूरी है उनके लिए? या बच्चों की पढ़ाई, कोविड की अब जो नई स्ट्रेन आई है, इसका डर, इसकी तैयारी, इन सब चीजों का कोई मायने नहीं है हमारे देश में चुनाव से पहले? देखिए, एक चीज जैसा मैंने शुरू में कहा, उन बातों को तो नहीं दोहराऊंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अतीत ऐसा बतलाता है, हमारा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बतलाती है कि जिन लोगों ने कुछ किया नहीं होता है, चुनाव के समय जबरदस्ती टकराव पैदा जरूर करते हैं। ये हमने, जैसा मैंने बताया, 30 ही वर्ष पहले इन लोगों ने वहां पर हथौड़ा चलाया, जिससे वो बाबरी मस्जिद गिराई गई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जब इनकी सरकारें बनती हैं तो किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे वो मुजफ्फरनगर कांड हो, और मैं आपको बताऊं बिजनौर जब पहली बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह जी, तब से लेके दर्जनों में आपको दंगे गिना सकता हूं जो हुए, और ये डरा कर वोट लेना चाहते हैं, विकास के नाम पर झूठे मूठे राग अलापते हैं। अगर इन्होंने विकास किया होता तो ये न कहते कि जब बच्चे हैं तो बच्चों से गलती हो जाया करती है बलात्कार में। हाथ इनके समय में तमाम जगहों पर बलात्कार भी हुए,
और गायत्री प्रजापति से लेके दुनिया भर के लोगों के भ्रष्टाचार भी उजागर हुए जो आज बंद है, जिन्हें बंद किया गया है, आजीवन कारावास दिया गया है। मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए ये दोनों जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इस समय क्योंकि इनके पास अपना कुछ बताने के लिए नहीं है, ये दोनों लोग कभी जिन्ना की बात करेंगे या मुल्ला मुलायम की बात करेंगे, ये राम मंदिर की बात करेंगे, कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे और भी बातें इसी प्रकार की करेंगे जिससे टकराव पैदा हो। तो सुधींद्र भदौरिया जी, कांग्रेस के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। से हमने 30 वर्ष पहले कांग्रेस के बारे में तो ममता बनर्जी ने कह दिया, अब मैं क्या कहूं। कांग्रेस पार्टी सबको बी टीम बनाती थी तो खुद ही उन्होंने बता दिया कि ये क्या है। बंगाल में भी इन्होंने लड़कर देख लिया ये क्या है। तो मैं क्या कहूं, ममता बनर्जी और शरद पवार जिनके साथ ये सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने ही इनके बारे में बता दिया ये क्या है। तो ये अपने साथियों से पूछें ये क्या है, और आपको मालूम है ये क्या है उत्तर प्रदेश में कहां ये खड़े हैं। बताइए तहसीन पूनावाला जी, क्या है अस्तित्व कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस का अस्तित्व ये, मैं लगातार आपके शो पे कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि 2024 में जो प्रधानमंत्री इस मुल्क का बनेगा वो कांग्रेस का बनेगा। 2022 में जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पावन धरती पे होगा वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। आप इस चीज को नोट करिए। और एक चीज को नोट कीजिए, भाजपा 50 सीटें पार नहीं करेगी। ऐसे ही रावण हंसते थे, बहुत अच्छी हंसी आ रही है, ऐसे ही रावण हंसते थे। ये हंसी सुनने का आज मौका मिला है नाविका जी की शो में। ऐसा ही घमंड था रावण का, ऐसी हंसी थी रावण की। हंसी गौरव भाई, हंसी। ये रावण की हंसी आपको मुबारक हो, ये रावण की हंसी आपको मुबारक हो। लेकिन राम की पवन भूमि पर जो मुख्यमंत्री बनेगे 2022 में वो कांग्रेस के होंगे। 50 सीटों को पार नहीं कर पाएगी उत्तर प्रदेश में भाजपा। 49 एक में बोनस दे रहा हूं, इसे नोट कीजिए। आपकी कितनी सीटें आएंगी पूनावाला भाई? मुख्यमंत्री साहब सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश? सुनिए, 402 सीटों में से पिछली बार कितनी आई थी तहसीन पूनावाला जी? 7। 8 नहीं, 7 आउट ऑफ 402। जब तक मैं परसेंटेज कैलकुलेट करती हूँ, घनश्याम तिवारी जी आप बता दीजिए कि आपने तो इनके साथ इलेक्शन लड़ा हुआ है, कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति पे है। 1.8%, 1.7%। उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो आपके बहस का भी माहौल है। जैसे कि इस बहस में गौरव भाटिया ने ये कह दिया कि लोग आपके ऊपर पेट्रोल डीजल डाल के जलाएंगे। कितनी दुखद बात है और शर्म की बात भी है। ये कह दिया somebody is no more। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही बकवास करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी चला रही है क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जनता चुनने से पहले खदेड़ना चाहती है। अगर जनता को 2 बार वोट करना पड़े कि पहली बार खदेड़ने के लिए वोट करो, उसके बाद दूसरी बार चुनने के लिए वोट करो, दोनों बार वो खदेड़ने के लिए वोट करेगी। इनका अहंकार टीवी की बहसों में दिखता है, इनकी नफरत टीवी की बहसों में दिखती है, इनका एजेंडा गायब दिखाई देता है। न इनके प्रदेश के अध्यक्ष कहते हैं महंगाई मुद्दा नहीं है, इनके चीफ मिनिस्टर के लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए आदित्यनाथ मुद्दा नहीं है। तो इससे ज्यादा कंफ्यूज पार्टी इस समय कोई नहीं है, क्योंकि इनके पास न नेता है न मुद्दा है। मोदी जी के चेहरे को लेकर के, वीडियो को लेकर के, पोस्टर को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता जो इनको खदेड़ेगी उससे अगले 30 साल तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर नहीं आएंगे। गौरव भाटिया जी जवाब देना चाहते हैं? ना नेता ना मुद्दा, कम से कम इतना तो इन्होंने मान लिया कि मोदी जी का चेहरा अभी भी चलता है, नहीं तो शायद मैं सोच रही थी उसको भी नकार देंगे। नहीं नाविका जी, पहले तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने कान ठीक कराएं। जब मैंने कहा पेट्रोल और तेल से सांप्रदायिक राजनीति जला देंगे, इनको सुना ही नहीं दिया। जब मैंने कहा यूपीए एंड कांग्रेस इज नो मोर, उसको यहां जोड़ दिया। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी तो आज अखिलेश यादव ने करी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार का दर्द क्या जाने। मतलब पहली बात, नरेंद्र मोदी जी की माता जी, उनके भाई जो बाकी परिवारजन है वो परिवार नहीं है। 130 करोड़ की जनता देश की अगर उनका परिवार बन गया तो आप परिवारवादियों को दर्द हो गया। और उन परिवारवादियों से
जिनके पिताजी को कुर्सी से धक्का देके अखिलेश यादव बैठे, शिवपाल यादव नाराज चल रहे हैं, जिनकी एक समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मंत्री शिवपाल यादव और राज्यसभा में रामगोपाल यादव और अक्षय प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, एक परिवार जनता को लूट खसोट रहा था, वो आज परिवार के बारे में बात करेंगे। ये आप लोग की सोच है और जनता खदेड़ेगी। आइएगा जनता के बीच में, बताएगी कि बंगले से 200 रुपए की टोटी जो चुराते हैं ना, उनका क्या हश्र किया जाता है। आप भी चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हुई थी, दोबारा लड़ लीजिएगा, जनता आपकी हैसियत भी आपको बता देगी। ये जनता तय करेगी और जनता जो है, मैं हमेशा कहती हूं कि सब जानती है, वो सब देख रही है, किस पे भरोसा है वो बता देगी। चाहे आप लाख कहें कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जनता जब चाहती है तो वोट देती है। किसी को मुख्यमंत्री बनाना होता है तो बनाती है, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी को बनाया, और फिर जिसको उसने उठाना होता है उठाती है, जिसको उसने पटकना होता है पटकती है। ये जनता सब जानती है। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि विकास की राह पर चलना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, जब वो काशी, मथुरा, अयोध्या की बात करते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन उंगली उठाने वाले वो किस लिए उंगली उठाते हैं ये भी जनता समझती है, क्योंकि उंगली उठाने वाले खुद पर्सनल अटैक करते हैं, उंगली उठाने वाले खुद जिन्ना की बात करते हैं, उंगली उठाने फिर सिर्फ चिलमजीवी की बात करते हैं। लेकिन ये जनता है जो सब समझती है, पब्लिक है, सब समझती है, इससे कोई कुछ छुपा नहीं सकता। चाहे लोग कहते हैं कि भारत में और उत्तरी भारत में शायद लिटरेसी या पढ़ाई लिखाई का अंक उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन समझ में कहीं कमी नहीं है। तो जनता को कभी ये मत समझिए कि जनता आपकी बात समझ नहीं रही। और ये हर राजनीतिक दल को चुनौती है कि ये जो जनता है, ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है, और इसलिए हम पूछते हैं सवाल पब्लिक का। यूपी में चुनावी घमासान के बीच अखिलेश यादव बुंदेलखंड में हैं। अगले 3 दिनों तक वो बुंदेलखंड इलाके में रहेंगे। आज वो बांदा में थे। यहां टाइम्स नाउ नवभारत ने उनसे यूपी के मुद्दों पर बात की। जो परिवारवाद को लेकर उन्होंने अटैक किया, उस पर सवाल किया। बाकी मुद्दों पर अखिलेश ने क्या कहा वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। आज न पैदावार बढ़ी है, न किसानों की आय दोगुनी हुई है। जिस तरह महंगाई बढ़ी है और डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, आज किसान के ऊपर संकट पैदा हो गया। न खाद मिल रही है, न कीटनाशक दवाइयाँ हैं, न डीएपी हैं। यहाँ बुंदेलखंड वो है जो नीति आयोग कह रहा है कि सबसे ज़्यादा गरीब इलाके में लोग रह रहे हैं। तो आखिरकार डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? नीति आयोग भी उन्हीं का है। और अगर नीति आयोग के आंकड़े ये कहते हैं कि बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर क्या रही थी? अच्छा अखिलेश जी, मैंने देखा है आमतौर पे पर्सनल अटैक से परहेज करते हैं, लेकिन आज बांदा में जो जनसभा थी उसमें आपने परिवार का मुद्दा उठाया। जहां एक तरफ भाजपा के लोग आप पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, आपने उठाया दूसरा मुद्दा कि जिसका परिवार नहीं वो परिवार से किसी को खोने का दर्द कैसे समझे। किसकी तरफ इशारा? बांदा में एक गरीब जो ढाबे पे काम करता था, एक दबंग आदमी ने आकर के, बीजेपी का कार्यकर्ता ने आके उसको चीर दिया। क्या आज कल्पना कर सकते हो कि नशे में वो चीर दे आदमी को? इसी तरह अमन त्रिपाठी, जिसकी जो 14 साल की उम्र है, 11 तारीख को अपहरण हुआ, 12 तारीख को या 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली है। क्या सरकार कर रही है? किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या परिवार की उनकी मदद हो रही? जिस समय लॉकडाउन हुआ, सबसे ज्यादा मजदूर बुंदेलखंड में लौट करके आए, कईयों की जान चली गई। क्या सरकार ने मदद की? अगर कोई मदद कर रहा था उस समय और आज भी, तो वो समाजवादी पार्टी है। इसीलिए मैंने कहा कि परिवार वाले ही दुख दर्द समझ सकते हैं परिवार वालों का। वो क्या दुख दर्द समझेंगे जिनके परिवार नहीं है? किसान की मदद क्यों नहीं की? मजदूर अगर वो मेहनत कर रहा था, परिवार उसका बुंदेलखंड में था, अगर उसकी जान चली गई तो परिवार की देखभाल कौन करेगा? मुझे याद है
ललितपुर एक गर्भवती महिला चल करके आई थी नासिक से, उसके बेटी पैदा हुई, सरकार ने कोई मदद नहीं की, उसके बाद वो घर पहुंची, कोई मदद किया, उसकी समाजवादी पार्टी ने 1 लाख रुपए से मदद की। तो इसलिए जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जिनके सामने कोई आसरा नहीं है, कोई मदद कर सकता है तो सरकार मदद कर सकती है। जब सरकार को मदद करनी चाहिए तब सरकार उन्हें अनाज छोड़ रही है, इसलिए इस सवाल मैंने उठाया। जी अच्छा अखिलेश जी, अलायंसेस को लेकर बहुत बात हो रही है, तमाम छोटी पार्टियों के साथ आप कर रहे हैं। आपके सहयोगी राजभर जी, ओवैसी जी का नाम भी लेते हैं ताकि वोट बंटने ना पाए। और मैं ये केवल एक राजनीतिक तौर पर ही प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, अगर कैलकुलेशंस भी देखे जाएं इलेक्शंस के तो उसमें भी शायद उनको साथ लें तो आपको फायदा हो। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन होना था दलों से वो लगभग पूरा हो गया। छोटे और जो क्षेत्रीय दल हैं एक आध के लिए जरूर गुंजाइश है, लेकिन लगभग गठबंधन पूरा हो गया। बहुत सारे दलों से जिनसे बातचीत हो रही है, बहुत जल्दी बातचीत पूरी होकर के हम अपना गठबंधन पूरा कर लेंगे। AIMIM के साथ नहीं होगा? मैंने पहले भी कहा कि एमआईएम से कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी का नहीं होने जा रहा। एक सवाल बस लास्ट, आज केशव मौर्य जो डिप्टी CM है कह रहे हैं कि काशी और इसके अयोध्या के बाद वहाँ मंदिरों का निर्माण हो रहा है, अब मथुरा की बारी है, इसको किस रूप में आप देखेंगे? जिनकी जिम्मेदारी ये थी किसानों की आय दोगुनी करने की, जिन्होंने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि हम नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे, जो लोग ये काम नहीं कर पाए हैं, डीजल पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि गरीब की जेब से पैसा लेकर के अमीर की तिजोरी भरनी है। तो इनका जब जवाब नहीं है तभी जानबूझ करके सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि प्रदेश का किसान, नौजवान और यहाँ का व्यापारी, यहाँ के आम लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे।